हेलो एंड फ़ख़र रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़ख़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़ख़र। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करनी है, लेकिन ख़ैर एक दो बड़ी इम्पोर्टेंट है जिस पे बात करेंगे। एक तो करंट सिचुएशन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इस पे बात होगी। अभी फिर खबरें आ रही हैं कि ज़फ़रवाल सेक्टर पे इंडिया भी क्लेम कर रहा है। मैं उनके जब टीवी चैनल्स देख रहा था और पाकिस्तान के टीवी चैनल्स भी ये दिखा रहे हैं कि जी उन्होंने दरअंदाज़ी की है। इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी बात, हिंदुस्तान क्यों कहता है कि जी हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे या पाकिस्तान की किसी बात का जवाब नहीं देंगे। यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के इश्यू के हवाले से अक्सर पाकिस्तान ये मुद्दा उठाता रहता है। मुनीर अकरम साहब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, अक्सर वो ये बात करते हैं। इसकी वजह क्या और पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है, इस हवाले से आज बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं दो लोग हमें जॉइन कर रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान। सीनियर जर्नलिस्ट हमजा आमिर साहब हमें जॉइन कर रहे हैं, एंड फ्रॉम इंडिया नाज़ इलाही खान साहब हमें जॉइन कर रही है। एनालिस्ट है, आप सब देखते रहते हैं, वैसे बाय प्रोफेशन लॉयर हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया शो जॉइन करने के लिए। नमस्कार, जय सिया राम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शुरू करते हैं बॉर्डर के उस पार से। हमजा जी, नाज़िया, एक तो ये बताइएगा कि ठीक है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ताल्लुकात मोस्ट ऑफ द टाइम ख़राब रहते हैं। बात कम होती है, जंगें भी 4-5 हो चुकी हैं। लेकिन वाक़ई में ऐसा मुमकिन है कि कोई कहता है कि मैं बिल्कुल बात नहीं करता, कंट्री टू कंट्री मैं बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं करता कि कोई जयशंकर साहब कह रहे हैं कि मैंने बिलावल से बात नहीं करनी, मतलब वो एक अलग उसमें है। लेकिन कंट्री टू कंट्री मैं पूछ रहा हूँ, तो ये मुमकिन है और इसका फ़ायदा किसको और क्या होगा? एवरीवन नोस कि मेरे जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत शार्प और ब्लंट होते हैं और आज भी वही होने वाले हैं। बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा। देखिए, अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट है जिसमें जी। बिलावल ने एक मीटिंग में कहा था कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री को बुच्चर ऑफ गुजरात के नाम से पुकारा था। राइट। होस्टिंग ओबामा बिन लादेन 26 से 11, अजमल कसब, ऐसी चीज़ों के बाद मुझे नहीं लगता है कि बात करने की कोई ज़रूरत है और बात उससे की जाती है जिसके अंदर थोड़ा-सा भेजा होता है। कोई अक्ल नाम की चीज़ होती है, बात उससे की जाती है। हर बात पे जो लोग 4 शादी और अल जिहाद और 72 वर्जिन हूर और गला काटना, ये सब अगर लोग लोग इन सब बातों पर अगर बात करने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी एक समझदार आदमी, एक वेल एजुकेटेड आदमी, एक तरक्की याफ्ता देश के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको ऐसे लोगों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हालिया में देख रही थी कि पाकिस्तान के चैनल पर रिएक्शंस आ रहे थे। एक मुल्ला साहब के, वो कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान को मैच जीतना है तो एक जान कुर्बान करनी पड़ेगी, एक जान अगर चली जाती है तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। तो आप सोचिए कि ऐसी इडियोटिक और नॉनसेंस देश जो सोचता है, जहाँ के व्यक्ति ऐसी चीज़ें सोचते हैं, जहाँ के इस्लामिक प्रीचर ऐसी बातें करते हैं, खून की होली खेलने वाली बातें करते हैं, तो मुझे लगता है कि यूएन जो यूनाइटेड नेशन की जो मीटिंग होती है और मिस्टर प्रेसिडेंट को जो प्रेज़ेंट की जाती है सारी चीज़ें, 4 साल पहले, 6 साल पहले, 3 महीना पहले, 7 महीना पहले, हर बातों को क्लियर किया गया है और हर एक टेररिज्म एक्टिविटीज़ को बताया गया है। हम अभिनंदन नहीं भूलेंगे, हम सरबजीत नहीं भूलेंगे, हम किसी भी हाल में अजमल कसब आया था, हम उसको नहीं भूलेंगे। तो ऐसी बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है, जो भारत की विरोधिता में हो चुकी है। अब पहले एक मौन व्रत की सरकार थी, तो सब कोई चुप रह जाते थे। लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं और अजित डोवल जी योद्धा है और वीर के शक्ल में हम डॉक्टर एस जयशंकर को देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जवाब देने की कोई ज़रूरत है और वो वही कर रहे हैं। ओके। अच्छा, हमज़ा साहब, एक चीज़ ये कि जिस तरीके से मैडम ने बोला, लेकिन आपको कहाँ पे पाकिस्तान मतलब स्टैंड करता हुआ नज़र आता है? अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि दीवार लगी हो, हम जितना मर्ज़ी कह दें कि जी अफ़गानिस्तान से हम बड़े ये हैं जी, उनके 40-50 लाख लोग हमारे यहाँ रहते हैं, ये है फलाँ-फलाँ। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं न कहीं जाकर आपको बात भी करनी पड़ती है, काबुल जाना भी पड़ता है, सब कुछ। यही सेम सिचुएशन ईरान के साथ रही है। हिंदुस्तान के साथ भी ऑन ऑफ रहती है। लेकिन आप कैसा इस पे रिएक्ट करते हैं कि हम कहाँ पे इस वक़्त खड़े हैं कि हिंदुस्तान कहता है कि यार हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे बात करना, आप कुछ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, वी डोंट केयर अबाउट इट।
देखिए, ये 2 तरीके होते हैं। एक वो शख्स होता है जिसको सब आता है, तो इसलिए वो दूसरों को कुछ समझता नहीं है और वो जी, उनको इस काबिल नहीं समझता उनसे बात करने को। एक वो जी, होता है जिसे कुछ नहीं आता और वो भी जो है यही कहता है कि मैंने ये बात नहीं करनी, मैं क्या बात कर पाऊँगा किसी से। अब यूनाइटेड नेशन का प्लेटफ़ॉर्म है, पाकिस्तान वहाँ पे हमेशा एक ही बात रेज़ करता है जो कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर के ऊपर है। जी, कश्मीर का मामला। अब कश्मीर के मामले के ऊपर अगर यूनाइटेड नेशंस में भी बात नहीं करनी है, तो फिर इसका मतलब साफ है ना कि आप उसकी चार्टर को, उसकी पूरी प्रेज़ेंस को, उस रेज़ोल्यूशन को कश्मीर के हवाले से जो एक मामला जो कि कभी भी यूनिलैटरल हुँ, नहीं था, हमेशा से बायलैटरल था पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उनमें से अगर एक पार्टी ये कहे कि नहीं हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, तो इसका मतलब 2 ही समझ आते हैं। एक, या तो उनको कुछ ज़्यादा ही समझ आती है या तो वो समझते हैं कि इसका फैसला हो चुका है और अब इंटरनेशनल कम्युनिटी इस जिद को मान जाए कि भारत ने फैसला कर लिया है कि हम जवाब नहीं देंगे और या तो दूसरा वो ये समझते हैं कि ये मामला कभी बायलैटरल था ही नहीं, जबकि ऐसा है नहीं। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पोस्चरिंग तो ज़रूर दिखाती हैं, लेकिन इग्नोरेंस भी दिखाती हैं, कि ये इग्नोरेंस है, कि आप इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म को भी जो है इसी तरीके से फ्लाउट करेंगे कि उनकी रेज़ोल्यूशन के ऊपर, उसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जहाँ बात होनी है, मतलब एक भाई कत्ल का केस है, अगर वो कोर्ट में नहीं सुनना है तो आप क्या उसको आप पंचायत में बिठा के हुँ। फैसला करके आप उसको सही मानेंगे? अगर आपको ये लगता है आप पंचायत बिठाएँगे तो बिठाइए, पंचायत को मानते नहीं हैं लोग, कोर्ट को मानते हैं, लॉ को मानते हैं। और यूनाइटेड नेशन इसी की चीज़ के लिए एक बॉडी मौजूद है। अगर वहाँ रेज़ होता है क्वेश्चन, तो अल्टीमेटली एक पढ़ी-लिखी अप्रोच ये होनी चाहिए कि उसको उसको रिस्पॉन्ड किया जाए। ना कि जी। आप ये कहें कि हमें इसको कोई जवाब नहीं देना, ये सिर्फ़ इग्नोरेंस है और कुछ नहीं, क्योंकि ये मामला बहरहाल यूनाइटेड नेशन पे ही है और पाकिस्तान ने हमेशा वही सवाल रेज़ किया। अच्छा एक छोटा-सा क्वेश्चन इसी हवाले से फिर मैं मिस नाज़िया आपकी तरफ आ रहा हूँ। लेकिन ये वाली चीज़ कि क्या पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से या जो इंटरनेशनल हमें एक सपोर्ट हासिल थी स्पेशली हमें ओआईसी कंट्रीज़ जो हैं उनकी सपोर्ट भी हुआ करती थी और किसी ज़माने में यूएस भी हमें बहुत सपोर्ट किया करता था, यूरोपीय यूनियन भी काफ़ी हद तक किया करता था। एक ये वजह भी है और दूसरा ये कि हिंदुस्तान ज़्यादा ताकतवर हो गया इकोनॉमी वाइज़ या बाकी चीज़ों में जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ें आपको नज़र आ रही है या ये मेरी ख़ामख़याली है? नहीं, ये इसमें हकीकत इस हद तक ज़रूर है कि जी, भारत की जो अब इसमें कोई शक नहीं है कि भारत इस वक़्त दुनिया की इफ नॉट द फर्स्ट एंड इट इज़ द सेकंड मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। तो उसका ये जो प्रेज़ेंस है, ये वाला जो उसका मसल है, ये उसने इस्तेमाल किया है बहुत हुँ, सारी चीज़ों के ऊपर से दुनिया की आँखें बंद करवाने के लिए और अपनी नज़रें भी फेर के रखने के लिए। मिसाल के तौर पे अमेरिका में अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है रिलीजियस इंटॉलरेंस के हवाले से जो कि यूनाइटेड नेशन के स्पेशल रैपेटोर ने वहां पे पूरी एक ब्रीफिंग दी है 1.5 घंटे की और उसके ऊपर सबने बात की है कि किस तरीके से भारत के अंदर खास तौर पे नरेंद्र मोदी की हुकूमत होते हुए किस तरह से ये वाकयात बढ़े हैं और ये मैं कोई लगी लिपटी बात नहीं कर रहा ये रिकॉर्ड के ऊपर है तो वो हमारी पूरी जब आई रिपोर्ट उसके ऊपर क्या कहा गया इनफैक्ट अगेन यूएस इंडिया ने यही कहा कि हम क्यों दें जवाब ये तो झूठ बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस झूठ बोलता है ह्यूमन राइट्स वाले झूठ बोलते हैं पाकिस्तान तो क्योंकि नेबर है और लड़ाई झगड़ा इतना है कि हम भी शायद इनके बारे में जब बोलते हैं तो सच भी झूठ बन जाता है लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने अपना ये मसल इस्तेमाल किया है कि इकोनॉमिक जो है वो गेटवे बन के रहे हैं और हमेशा से भारत वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक लेंस रहा है फॉर साउथ एशिया को देखने का लेंस रहा है खास तौर पे चाइना को देखने का लेंस रहा है और ये अभी भी जो है ये यही काम कर रहा है लेकिन हुँ, अल्टीमेटली ये जो लेंस है ये आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ रहा है एक G20 में जो एक बहुत बड़ी डिक्लेरेशन थी जो आई थी जिसको पूरा करने के लिए जो है वो पूरा एक हॉगवॉश बनाया गया यूक्रेन रशिया वॉर को इग्नोर किया गया उसके बारे में कोई बात ही नहीं की गई आखिरी घंटे तक जो है वो डिक्लेरेशन पूरी तैयार नहीं हुई थी उस पे कंसेंसस बड़ी मुश्किल से आया था वो मामला अटक गया है जब से ये पैलेस्टाइन का मामला ओपन हुआ है उसके साथ-साथ ही अभी आपको मालूम है कतर में क्या हुआ है? जी, कतर में बिल्कुल। 8 बंदे जासूसी करते पकड़े गए हैं। फॉर्मर यूएस ने इंडियन नेवी के लोग 8 बंदों को डेथ सेंटेंस दे दी गई है। वो भी स्पाइंग बिल्कुल, कर रहे थे इज़राइल के लिए। तो ये जो साउथ एशिया के अंदर जो भारत अल्टीमेटली स्लोली बट श्योरली उसका जो एक्सपोज़र हो रहा है, ये उसके पोर्टफोलियो और क्रेडेंशियल्स वेस्ट के सामने कमज़ोर कर रहा है क्योंकि वेस्ट एक दफ़ा अगर ये चीज़ के ऊपर आ गया कि भारत
के जरिए अगर वो इस साउथ एशिया को हैंडल नहीं कर सकते या कंट्रोल नहीं कर सकते या अंडर चेक नहीं रख सकते, तो फिर कोई और डिपेंडेंसी बनती नहीं है वेस्ट की किसी भी लिहाज से भारत को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अभी बहरहाल भारत अपने इकोनॉमी की वजह से और एक बड़ी डेमोक्रेसी होने की वजह से एंड फॉर बीइंग अ लेंस फॉर द वेस्ट इनटू द ईस्ट, ओके। उसको वो बहरहाल यूज करता है अपने बाकी इग्नोरेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए। राइट। अच्छा नेजिया, एक चीज़ हमज़ा ने एक पॉइंट रेज़ किया कि अगर कश्मीर के ऊपर बात यूनाइटेड नेशन में नहीं करनी तो कहाँ करनी है? आपने ख़ैर और चीज़ें भी उसमें नेक्स्ट जब उनकी बारी आएगी तो उनसे पूछेंगे। आपने अजमल कसाब, 26/11, पठानकोट, बहुत सारी चीज़ों के आपने नाम लिए, वो भी उनसे पूछेंगे। लेकिन एक इश्यू तो है, एक मसला है 2 कंट्रीज़ के दरमियान, और आज से नहीं है, अब तो ख़ैर शायद 70-75 साल होने वाले हैं, 1948 से चलता हुआ आ रहा है। तो कैसे इसको, अगर मैं कहता हूँ ठीक है, वो सारी बातें उन्होंने, हमज़ा ने भी बताई कि ताकत है, यूएस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मज़बूत इकोनॉमी है, सारा कुछ है। उसमें मेरा ख़्याल शायद ही कोई पाकिस्तानी इस बात से इनकार करता हो कि ये नहीं है हिंदुस्तान के पास। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद कैसे की जाए बात? ये मसले मसाइल, आपने इन सारे अटैक्स की बात की। इसका कोई एंड तो होना है, या फिर कश्मीर का कुछ ना कुछ तो हो, उधर हो या इधर हो या जिधर भी हो? फकर भाई, बातों को रखने के ना 2 तरीके होते हैं। जी, एक होता है कि बातों को रखने के वक़्त ये समझ में आए कि हाँ, वाक़ई में तारीफ़ हो रही है, कि हाँ, ओके, इंडिया इकोनॉमिक में 5वें नंबर पे है, डिफेंस में चौथे नंबर पर है, जीडीपी 7.2% पर है, और जी, हमारा बायलैटरल रिलेशन और ट्रेड रिलेशन जो है वो पूरी दुनिया के साथ बहुत बेहतरीन है। जी, G20 की मीटिंग एक मिसाल रही हम इस पूरी दुनिया के लिए। तो और एक होती है ना सरकाज़्म वाली बात, जो मुझे अभी सुनाई दी और समझ में भी आई। मैं इंडिया के टॉप कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि कौन जी, किस तरीके से अपनी बात को रख रहा है। द सेकंड थिंग इज़ कि हमारे नए भारत के पार्लियामेंट के निर्माण के वक़्त में एक बहुत बड़ा मैप पार्लियामेंट के ठीक सामने एंटर करते ही लगाया गया है, जी, जिसमें पीओके हमारा है, ये दिखा दिया गया है उस मैप में। सही, अखंड भारत को का एक निर्माण रख दिया गया है नए पार्लियामेंट में, ये बात सबको पता है। जी, तीसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि अभी 8 आर्मी के बारे में बात हो रही है। वो जी, स्पाई है कि नहीं है, मुझे पता नहीं था कि इस कन्फ्रंटेशन में एक इंटरनेशनल कोर्ट के जज भी हैं, ये मुझे पता नहीं था। बिकॉज़ हम कभी भी किसी भी इश्यू को एज़ अ लीगल काउंसिल, मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्स्ट्राडिशन के केसेस भी बाहर के भी देखे हैं। तो कभी भी किसी भी इश्यू को जब तक जजमेंट ना आ जाए, मीडिया ट्रायल तो नहीं किया जा सकता है और जजमेंट नहीं सुनाया जा सकता है। ये एक देश का जजमेंट है, ये एक कतर के कोर्ट का जजमेंट है, लेकिन अभी हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट जाना अभी बाकी है। और साथ-साथ मैं ये भी बता दूँ कि कतर ने जो हरकत की है, अब उसको उसके पर को कतरने के लिए सिर्फ भारत नहीं, बल्कि इज़राइल है, साउथ अफ्रीका है, सऊदी अरबिया है, बहरीन है, इजिप्ट है, ये सारे देश हैं जो कतर के पर को कतरने के लिए खड़े हो चुके हैं। द थर्ड थिंग इज कि अभी जो 8 नेवी ऑफिसर के बारे में भाई साहब ने बात की है, जी, वो स्पाई थे कि क्या थे? तो जब कतर ने जजमेंट को इश्यू किया और गैजेट भेजे, तो साथ-साथ सेक्शंस भी भेज देना चाहिए था कि किस सेक्शन के द्वारा आपने ये साबित किया और खुद में ही ये मना लिया कि वो स्पाई थे। द फोर्थ थिंग इज कि आपका कहना है कि कब बात होगी भारत से और पाकिस्तान से यूएन के सामने। मैं जी, कहना चाहती हूँ दिस इज 21st सेंचुरी, we will ओके, never attracted with terrorism organization. This is not the vision of India. This is हुँ, completely not the vision of India. इवन अब जितना भी धीरे धीरे आप सऊदी अरबिया देख लो, दुबई, इस बार दुबई में आपको पता है फकर भाई, दुर्गा पूजा मनाया गया है। दुबई में, शारजा में, इंडोनेशिया में, सऊदी अरबिया में भगवत गीता पढ़ाया जा रहा है। तो पीपल आर लाइक टू बी एक्सप्लोर देमसेल्फ। हम चाहते हैं कि हम हुँ, लिटरेट हो जाएं, हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें, हम एक्सप्लोर करें, हम एडुकेट हो। तो अभी जो पाकिस्तान जो एक चीज को लेकर के बैठा हुआ है, गजवाए हिंद करेंगे, कभी कोई लाल टोपी वाला कहता है गजवाए हिंद करेंगे, कभी कोई इस्लामिक प्रीचर कहता है अब तो गजवाए हिंद कर देना चाहिए, कभी कोई
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का दामाद जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो कभी जिंदगी में पॉलिटिक्स का कोई एक व्यक्ति, कोई अस्तित्व नहीं रहा है, वो पब्लिसिटी के लिए कह देता है गजवाए हिंद करना चाहिए। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को पहले गजवाए तालीम करनी चाहिए और गजवाए रोटी करनी चाहिए, उसके बाद गजवाए हिंद के बारे में आप सोचना। तो ये 21st सेंचुरी से भी हम आगे निकल रहे हैं, हमें स्मार्ट सोचने की जरूरत है, अपने इकोनॉमिक्स पर ध्यान देने की जरूरत है, मानवता को सर्वप्रथम और सर्वप्रिय रखने की जरूरत है। तो शायद कुछ बेटर जो है वो पाकिस्तान का भी हो सकता है, लेकिन वही दकियानूसी ख्यालात अगर लेकर के चला जाएगा और अपनी बातों पे स्टिक और स्टक रहा जाएगा, एक स्टबर्न नेचर होता है और एक होता है फ्लेक्सिबल नेचर कि ठीक है अब अभी माहौल जो है, सिनेरियो जो है, सर्कमस्टांसेस जो है अब तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमको वैसे बढ़ना चाहिए। और एक स्टबर्न नेचर है पाकिस्तान का कि नहीं, हमने तो बस टेररिज्म और टेररिस्ट को ही बढ़ावा देना है, रोटी बोटी देनी है। तो इस स्टबर्न नेचर को अगर पाकिस्तान खत्म करने की सोचता है तो शायद बात भी हो सकती है और शायद पाकिस्तान तरक्की भी कर सकता है। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल हमजा आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन एक कतर के हवाले से जो इन्होंने कहा कि जी सऊदी अरेबिया के साथ बिल्कुल 2 साल पहले हमने देखा कि बड़े खराब ताल्लुकात थे यूएई के, लेकिन क्या एक दूसरे के लॉस को ये छेड़ते हैं? क्योंकि सऊदी अरेबिया में हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी मोस्ट ऑफ द टाइम उनके सर उड़ाए जाते हैं और उसकी वजह ये होती है ड्रग्स की वजह से उनके, क्योंकि वो चेंज नहीं करते। वो बेशक यहाँ से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही क्यों ना कह दे, रिक्वेस्ट कर ले, लेकिन वहां पे अपना एक बड़ा, मैं कहता हूँ, सख्त कानून है, उनका एक सिस्टम है, उनको हम कुछ नहीं कह सकते। मैं यही कहूंगा सेम लाइक दैट, क्योंकि कतर वाले भी उनके कजन्स है, कोई और लोग नहीं है, वो कोई एशियंस तो है नहीं, अरब्स है। तो थोड़ा सा इस पे आपका टेक, और जो आप बात करना चाहते पहले बेशक वो करके फिर क्वेश्चन की तरफ आ जाए। मैंने जो पॉइंट ट्रेस करना था वो ये करना था कि कतर ने जो है ना, वो उनको किसी जुम्मे के खुतबे में जो है ये ऐलान नहीं किया कि ये 8 लोग हमने पकड़ लिए और उनको 2 चमाटे मार के उनके मुंह से हमने जो बुलवाना था बुलवा लिया और अब हम उनको जुम्मे के बाद जो है उनके गले काटेंगे, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये कोर्ट का फैसला है, आप पढ़ लीजिए। कोर्ट का जो फैसला आता है तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आता है, एज पर लॉ आता है, आप वो भी पढ़ लीजिए, उसके सेक्शंस भी होंगे उसके अंदर। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अब आगे लेके चलें कि एक तरफ जो है वो ये कहना कि कतर भी जो है अब अपने पर दिखा रहा है और उसके पर काट देंगे, तो आप कतर का आप कुछ नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा जो मसला है ना दुनिया का, जो शायद दोबारा बताना पड़ रहा है कि इस वक्त इजराइल और फलस्तीन के दरमियान जो मामला चल रहा है उसको डी एस्केलेट करने में जो सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है वो कतर कर रहा है, सबसे बड़ा। 2 अमेरिकन नेशनल्स को उसने छुड़वाया। उसके बाद जो इजरायली जो फैमिली गई थी उसकी निगोशिएशन उसने की। रफा की बॉर्डर खोलने के लिए इजिप्ट के साथ निगोशिएट उसने किया। इस तक पूरा वेस्ट जो है वो कतर के साथ निगोशिएट कर रहा है, बात कर रहा है, जैसे अमेरिका की गर्दन बचाने के लिए तालिबान से भी जो है निगोशिएशन करवाना और दोहा की दोहा पूरी में काम होगी थी। तो आप कतर को ऐसा मत समझिए कि जैसा आपने कह दिया और वो हो गया। ये बातें जो है सिर्फ बातों तक ही हैं। कतर एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन के ऊपर रहा है और उसका जो इन्फ्लुएंस है वो आज भी दुनिया के ऊपर अपना राज दिखाता है। आज भी जो है ये कहा जाता है कि होस्टेज एक्सचेंज जब होगा, 6,500 फलस्तीनी जो सालों से इजराइल की जेल के अंदर हैं, बच्चे, औरतें और मर्द, और उसके अलावा 200 से ज्यादा जो होस्टेज इस वक्त जो है वो हमास के पास है, ये इसका एक्सचेंज जो है ये होगा तो ये डीएस्केलेशन की तरफ मामला चला जाएगा इजराइल का और गजा का। और इसी को लेके कतर इज द मेन प्लेयर ऑफ टॉक्स। आईबॉल्स हैं उस पे। कतर इतना तगड़ा है कि हमास को आप लोग दहशतगर्द बोलते रहिए, और उसका ऑफिस आज भी उसने वहां पे खोल के रखा हुआ है और कहा है हम खुला रखेंगे, नहीं करेंगे बंद। तो कतर को आप इतना हल्का मत लीजिए, कतर कतर है। और जहां तक दूसरी बात है कि ये जो बाकी मुल्क इंटरवीन करेंगे, नहीं करते। अरब कंट्रीज नहीं करती हैं इंटरवीन एक दूसरे के मामले के ऊपर। अगर ऐसा ही होता तो इतनी ब्लेटेंट ओपनली जो है वो हर जुम्मे को लोगों के हाथ और गले ना कटते, सऊदी अरेबिया में कटते आ रहे हैं। आज जिनको जो है वेस्ट बड़ा गले लगा के प्यार मोहब्बत से बातें करता है उनसे, वो आज भी वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। वो अपनी जगह से नहीं हिले, वेस्ट उनके पास आया है और इन्होंने भी अपने लिए जगह खोली है। तो
कुछ चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रीजन की डायनेमिक्स जो हैं वो सिर्फ जो है ना जिंगुइज्म के ऊपर और इन बातों के ऊपर नहीं चल सकती हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान वाकई ही जो है उसको इन चीजों पे काम करना चाहिए। अब पावर्टी का हुँ, मसला है, यहाँ पे हुँ, इकोनॉमी का मसला है, डेवलपमेंट का मसला है, और साथ ही हमारी एक ऐसी बॉर्डर्स है दो तीन जगहों के ऊपर जो हमेशा से जो है वो डिस्टर्ब रहती हैं या यस। पोरस है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ पे जो है ओवरऑल मल्टीपल इश्यूज रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान की जो ग्लोबल अटेंशन है, वो कभी भी हुँ, पाकिस्तान को इकोनॉमिक्स के हवाले से तो सीक करनी पड़ती है। लेकिन ओवरऑल जो रीजनल सिक्योरिटी है, उसके हवाले से पाकिस्तान को कभी भी ग्लोबल आई को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना पड़ा। हमेशा से हमारी तरफ बाकी दुनिया की पावर्स आई हैं। और यही एक चीज़ है जो शायद हमारे ये एक इंस्टेबिलिटी का, डिस्टेबिलिटी का और हमारे पोर्टफोलियो के अंदर बड़ा डैमेज करता है कि हमें एक अलग नज़र से देखा जाता है। हाउएवर आई बिलीव कि जब व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल ब्रॉडर क्राइसिस, तो पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है। और यहाँ पे अगर एक मौलवी उठ के ऐसी कोई बात करता है कि जो कि इंतहाई गैर मुनासिब होती है, तो ये भी मत भूलिए कि यहाँ पे हर साल होली भी होती है, यहाँ पे भी त्योहार होते हैं, यहाँ पे भी सेरेमनीज़ पूरी मनाई जाती हैं और एक अच्छे खासे सेक्शन में मनाई जाती हैं जिसको सब रिस्पेक्ट करते हैं। उसके साथ-साथ ही और वाक़यात भी होते हैं जिसको हम भी कंडेम करते हैं, मैं भी पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ और मैं हुँ, उनको नहीं सपोर्ट करता। तो पॉइंट इज़ कि आपको सैनिटी की तरफ देखना चाहिए और सेनर वॉइसेस को आपको वैल्यू करनी चाहिए, ना कि आप पिन पॉइंट करके ऐसे हाथ से ढूँढ-ढूँढ के निकालें कि उसने क्या कहा, ये सब कह रहे हैं। इसने क्या कहा, ये हुँ, सब कह रहे हैं। आप ये नेगेटिव वॉइसेस को उठा के पूरी कौम के साथ मत जोड़िए, क्योंकि ये चीज़ ही जो है ये पाकिस्तान और भारत के कॉन्फ्लिक्ट का मसला है। अमन की बात हमसे की नहीं जाती, करते ही नहीं हैं। अमन की बात जब कहीं कोई प्लेटफ़ॉर्म भी देखें, तो भी कहते हैं हम क्यों इनको जवाब दें, ये होते कौन हैं? तो एक दूसरे को कमतर देखना बंद कर दें और आगे से लेके चलें तो मामला अच्छा रहेगा। एक मैं लास्ट पॉइंट फ़खर बोल दूँ, अभिनंदन के बारे में बात हुई कि अभिनंदन को नहीं भूलें। आपको वाक़ई नहीं भूलना चाहिए क्योंकि अभिनंदन का जो वाक़या था, जहाँ पे हुआ था, जहाँ जहाज़ गिरा था और वहाँ हुआ क्या था एक्चुअल में, मैं उसका मैंने वहाँ जाके राइट, कवर किया है कि ओके, मिग जहाज़ का जो फ्यूल टैंक है ना, उसका कवर मेरे पास पड़ा हुआ है घर पे एज़ अ सूवेनिर। मैं भी वहाँ से एक पीस ले आया था अपने लिए। सही, अभिनंदन अभिनंदन जो है वो एक बड़ी अच्छी स्टोरी थी एज़ एज़ ऑफ अ सोल्जर हू वैल्यूड अभिनंदन एज़ अ सोल्जर वैल्यूड द लाइफ ऑफ सिविलियंस इन पाकिस्तान, जिन्होंने उसको घेर लिया था जो पत्थर से मारना चाहते हुँ, और साथ ही उसका पहला सवाल था जब उसको पकड़ा गया था कि क्या मैं पाकिस्तान फ़ौज के हाथ में हूँ? मतलब उनकी कस्टडी में हूँ? बिकॉज़ फॉर अ सोल्जर बीइंग इन अ कस्टडी ऑफ अ सोल्जर इज़ फार मोर सिक्योर ऑफ इन ऑन एन एनिमीज़ या टेरिटरी एग्री, rather than being with a civilian. ठीक है, तो he was his life was saved and it should be it should be mentioned as it was. पाकिस्तान आर्मी ने जब उसको पकड़ा, that is why he felt the tea was fantastic. That is why he was sent back as a goodwill gesture, not as a prisoner of war. तो उसको उसी की फेस वैल्यू के ऊपर देखिए, ना कि उसको भी जो है आप एक नफरत की बजाय बनाना शुरू कर दें। वी हैव टू फाइंड सम मिडल वेज। इस तरह से नहीं चल हुँ, पाएगा। हम बॉर्डर शेयर हुँ, करते हैं और हम एक दूसरे के ऊपर गोलियां बरसाते हैं। आप ये देखिए कि इस हुँ, तरह की चीज़ों के ऊपर हम प्रोपेगेंडे भी कितने करते हैं। फ़खर आपने भी देखी होगी रात की या वीडियो शेयर हो रही हैं, बहुत फायरिंग बिल्कुल। हो रही है। वो आपको पता है ना वीडियो कहाँ की है? सर वो वीडियो भी पता है और मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले ये वीडियो 1.5 साल पहले जब कुरम के अंदर दो ताराचंद। ग्रुप्स के दरमियान झगड़ा हो रहा था, बिलीव मी, और मेरे से बहुत सारे लोगों ने बात की थी एग्जैक्ट वही उसी तरह की वीडियोस, और कुछ कुछ बिल्कुल। वीडियोस मैंने ऐसी भी देखी जो गेम्स की शेयर हुई हैं, बिलीव मी। भाई मैं कहा यार वर्किंग बाउंड्री है, वर्किंग बाउंड्री है। सही एग्जैक्टली है, बिल्कुल वर्किंग बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर हमारी इतनी हेवी डिप्लॉयमेंट होती ही नहीं है। मैं छपरार गया हुआ हूँ। मैंने सही अपने हाथ से वो शेल्स देखे हैं जो वहाँ के लोग कहते थे ऐसे ऊपर से आते हैं, जैसे कि तारे आ रहे होते हैं टूट के नीचे सही और यहाँ से भी सही ऐसे ही जाते हैं। तो बिल्कुल सही वर्किंग बाउंड्री है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है सियालकोट पर। बिल्कुल सही है, इसी वजह सियालकोट है से वहाँ पे ऐसी ना बिल्कुल। डिप्लॉयमेंट होती है और वो जो वीडियो शेयर की जा रही है जिसको हमारे कुछ यहाँ पे भी कुछ बेवकूफ और वहाँ के भी कुछ बेवकूफ शेयर कर रहे हैं, वो भाई पारा-चनार की और वो वहाँ मैंने की जो है आपको वो फायरिंग एग्जैक्टली फायरिंग और की है। रात को बाकायदा ट्रेंड में था, शायद दूसरे नंबर पे ये ट्रेंड था या टॉप ट्रेंड कर रहा था ये, और यही वाली वीडियो मैंने जब खोला तो मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि यार ये तो मतलब वीडियो तो ये है ही नहीं जो ये लोग दिखा रही है, तो उस जगह की नहीं है, मतलब ये तो कहीं पे भी हमारा हिंदुस्तान के साथ जहाँ पे हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं सिंध से लेके और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान तक, वहां पे इस तरह की कोई वो नहीं है, वो बिल्कुल बिल्कुल, डिफरेंट है। क्योंकि देखिए जी। दुश्मनी के एक सर्टेन लेवल्स है ना। मैंने मैंने शपरार पे आप यकीन कीजिए
वो जो बंकर बना हुआ है, सिर्फ छपरार वो जगह है सियालकोट के पास है, जहाँ पे जी, जी। पाकिस्तान के साइड पे जब वर्किंग बाउंड्री से पानी छुटता है इंडिया की साइड से, तो सबसे पहले वहां से शुरू होता है। वहां पे पूरा वो ओके। बंकर बना हुआ है और वो वहीं से ही शुरू होता है। मैंने वहां गया हूँ, आप यकीन कीजिए नेकेड आई से वहां पे जहाज उतरते दिखता है इंडियन साइड से। वहां पे दूसरी साइड पे कोई हुँ, एयरपोर्ट है, वहां जहाज उतर रहा था। मैंने एक दफा उनको कहा, मैंने कहा यार तुम लोग वहां से यहाँ पे सिविलियन के ऊपर ला के लगते हैं रॉकेट, यहाँ से तुम लोग मारते हो वहां लगते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं बिल्कुल। करते कि एक ही दफा रॉकेट लॉन्चर मारो जब मैं अपनी आंखों से मुझे दिख रहा है कुछ फासले के ऊपर, उनकी सामने की बिल्कुल, चेक पोस्ट और पीछे एयरपोर्ट, तो जहाज को बिल्कुल, गिरा दो ना सीधा सीधा। पॉइंट सही। इज कि आपने जब एस्केलेशन फॉर द सेक ऑफ वॉर विद एनिमी करनी होती है तो वो वैसी नहीं होती जैसी इंडिया और पाकिस्तान करता है। और ओके, यही यस। चीज जो है ये हमारे हुँ, डिप्लोमेसी को डैमेज करती है, क्योंकि द इंटेंट इज समथिंग डिफरेंट। इंटेंट इज टू क्रिएट हुँ। दिस वैक्यूम ऑफ एस्केलेशन इंडिया एंड पाकिस्तान का। असल इंटेंट ये नहीं है, ये इसको जिंदा रखने के लिए है। और यही चीज जो है अनफॉर्चुनेट है, यही वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया और ओवरऑल रीजन जो है वो इंस्टेबिलिटी को देखता रहता ओके, नाज़िर जी, एक चीज़ हमज़ा ने रेज़ की, मतलब एक तो नहीं, ख़ैर बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने रेज़ किए। एक तो ख़ैर उन्होंने कतर की बात की, तो किस तरीके से कतर से ये लोग छुड़वाए जा सकते हैं इस वक़्त, क्योंकि हमारे पास भी आप लोगों के एक जासूस हैं, उनको भी काफ़ी साल हो गए हैं वैसे यहाँ पे। लेकिन मैं जो हमज़ा ने भी पॉइंट रेज़ किया कि हमारे और हिंदुस्तान के ठीक है, हम कहते हैं ना एक-दूसरे को ये दुश्मन कंट्रीज़ हैं, लेकिन ताल्लुकात और तरह के होते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है वो पांसियाँ सुनाई जाती है, लेकिन वो लोग वापस भी हुए हैं। हिंदुस्तान ने भी की और पाकिस्तान ने भी किए हैं। लेकिन क्योंकि कतर के साथ 1-2 साल पहले भी हिंदुस्तान का कुछ इस किस्म का मामलात हुए थे, ख़ैर इससे रिलेटेड नहीं थे, कुछ और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हुए थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि किस तरीके से मतलब अमेरिका के ज़रिए या सऊदी अरेबिया के ज़रिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया के अपने ताल्लुकात भी उनके ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, किन लोगों को छुड़वाया जा सकता है जो आप लोगों के फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स हैं? मैं इसको फ़खर भाई थोड़ा-सा डिटेल में कहूँगी। श्योर, श्योर, प्लीज़। 4 महीना पहले यूएस में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। ब्यूरोक्रेट और डिप्लोमेट की जो मीटिंग हुई थी, उसमें एक जर्नलिस्ट ने बहुत फिटकार सुनी थी। बहुत शेम्ड उसको फ़ील होना पड़ा था, क्योंकि उसने भारत की कुछ बातों को बिना प्रमाण के झूठ रखने की कोशिश की थी। 8 जी। महीना पहले यूएन के सामने, जब यूएन के मिस्टर प्रेसिडेंट के सामने बात रखी जा रही थी, तो एक और जर्नलिस्ट ने भारत के बारे में झूठ कहा था और वहाँ पर भी उसको बड़ी फिटकार लगी थी और उसने टेररिज्म को जन्नत का रास्ता बताया था। गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं ना, जो अपनी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया और पॉपुलैरिटी के लिए झूठ-झाट सब कर लेते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि अरब देश के पास में एक छोटा-सा इत्तू-सा एक जगह है जिसका नाम कतर है। मैप उठा कर के देखिए, इत्तू-सा जी। है जो कतर है। कतर ने हमेशा हम आपको भी पता होगा, जो बैठे हैं भाई साहब वो तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल है। हमास की ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस जो है वो भी है कतर में। हिजबुल्लाह की जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस है वो भी है कतर में। इसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान का भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कतर को काफी ज्यादा सहूलियत दी जाती है। मैं हमेशा पूछती हूँ कि पाकिस्तान के मुसलमान कुरान मानते हैं, 30 पारा मानते हैं और जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ मानते हैं और हमेशा अपने आप को बहुत इस्लामिक कहते हैं। इवन आपका देश हुँ। भी इस्लामिक देश के नाम से माना जाता है। तो जब चाइना में मस्जिदें तोड़ करके बाथरूम और टॉयलेट बनाया जाता है, पॉटी करने की जगह बनाई जाती है, जो हर जगह न्यूज़ में आता है, तब आप लोगों के अंदर वो कुरान का जज़्बा नहीं आता है क्या? वो बात नहीं आती है कि ये गलत कर दिया चाइना ने। जब चाइना में मुसलमानों को एक जेल में कैद करके उनके सर से भूत उतारा जाता है इस्लाम का, तब कुछ नहीं कहा जाता है। फिर वही आ जाता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जी। कतर आज से नहीं, 8 सितंबर, 9 सितंबर और 10 सितंबर से ही वो बड़ा बावला होकर रखा हुआ था, क्योंकि जब मुस्लिम ममालिक और अमेरिका के साथ एक बहुत खूबसूरत रिलेशन हो रहा था आईमैक कॉरिडोर का, और जिसमें ये समझ में आ चुका था कि भारत जो है वो आने वाले वक्त में ग्लोबल पावर बनने वाला है, तब से उसने अपनी रणनीति चलाना स्टार्ट कर दिया था और आज उसका नतीजा हम ये देख रहे हैं। हुँ। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि भारत ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है, कनाडा को दिया है, हमास को दिया है। फलस्तीन की बात उठाई जा रही है, तो जो लोग
नारे तकबीर का नारा बुलंद कर रहे हैं, अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं पाकिस्तान से, उन्होंने फिलिस्तीन के मदद के लिए क्या किया? कहां पर सामने आए? क्या फिलिस्तीन गए या कोई एड भेजा? लेकिन भारत ने भेजा और अब आज भी गया है, उसके भी डेटाज हैं, उसके भी वीडियो है, और ऐसे कई न्यूज चैनल पे, मेन स्ट्रीम पे मैं खुद बैठी हूँ। तो सिर्फ मुंह से लंबा लंबा नारे तकबीर पढ़ देने से किसी की मदद नहीं हो जाती है, उसके लिए मानवता दिखानी पड़ती है और उसके लिए इकोनॉमिकली आपको स्टैंड होना पड़ता है। मैं जान रही हूँ ही इज वेरी इंक्विजिटिव टू आंसर मी। नो नो, ओके फाइन, मेरी बात आप कंप्लीट कंप्लीट हो करें जाने अपनी दो। बात। जी जी तो प्लीज। कतर कोई हाथी घोड़ा नहीं है, हाथी घोड़ा नहीं है, कतर है, कतर है। अरे ठीक है भैया, कतर है, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स ऑल राइट, लेकिन हर एक चोर को पकड़ने का तरीका तो हर पुलिस के पास होता है और हर वकील के पास उसको जेल भेजने का तरीका होता है। तो मुझे लगता है कि भारत से पंगा लेकर के कतर ने गलत तो किया है। सही सही। अच्छा, एक ऐड की आपने बात की, तो बिल्कुल पाकिस्तान ने भी ऐड भेजा हुआ है कायरो, और वहीं से फिर जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस के, रेड क्रॉस वगैरह के, उनके ज़रिए वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि डायरेक्टली हमारा तो वहाँ आना जाना नहीं है और वॉर जोन में। लेकिन खैर, ये मैं जस्ट बताना चाह रहा था। जी अमदा जी, आप बता रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे, रिस्पॉन्ड कर रहे थे। जी, पाकिस्तान ने यहाँ से ना सिर्फ एड भेजी है, पाकिस्तान के अल खिदमत की जो है एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जी ना सिर्फ अफगानिस्तान के लिए भी जो है वो अर्थक्वेक के टाइम के ऊपर अभी एड लेके वहाँ पे भी गई थी, और अभी वो गजा में भी गई है और वहाँ पे मौजूद है, और उसके प्रूफ जो है वो बहुत लोगों ने सवाल किए थे, उन्होंने खुद जो है उसके प्रूफ भी दिए, उन्होंने सबको वहाँ पे जाके उसकी एड सप्लाईज का काम शुरू कर दिया है। दैट इज वन। दूसरा ये कि अगेन कतर की बात हो रही है, देखिए कतर इतना सा है, लेकिन उसके पीछे इतना सा कतर जो है, उसके पीछे पहले 20 साल एक सुपर पावर अफगानिस्तान में लड़ती रही, और लड़ने के बाद निकलने के लिए उसको कतर की जरूरत पड़ गई, पहले 2 साल और फिर 1.5 साल, अपनी एक डील पूरी करने के लिए। हद ये हुई कि वो इतने बड़े अमेरिका को, सुपर पावर को, इतनी सी जगह पे आना पड़ा और वहां पे आके सबका शुक्रिया अदा करना पड़ा। इस हद ये हो गई कि कतर ने जो है अब भी जाके जो है, इजराइल कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी इंटेलिजेंस है, कितनी बड़ी जबरदस्त उसके पास वेस्ट अलायंस है, इसके जरिए वो अपने बंदे छुड़वा रहे हैं। किससे कह रहे हैं कि वो हमारे लिए बात करो? किसकी वजह से जो है वो अभी तक ग्राउंड ऑफेंस नहीं शुरू कर रहे? क्योंकि उनको इस चीज का आसरा है कि कतर के जरिए ही उनके नेशनल्स, उनके जो होस्टेजेस हैं वो वापस आएंगे। तो इतना या इतना, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि कौन कितना ताकतवर है और कौन कितना एक रेलेवेंट सिचुएशन के अंदर आपकी जरूरत का हिस्सा बन सकता है, मसले का हल निकाल सकता है। यही सोच है। सही। ये जो इतनी और इतनी वाली बात हुई ना, यही सोच भी है। इतनी एक सोच है और एक इतनी है, यही ओके। फर्क है। पहली दूसरी चीज तो ये, तीसरी चीज ये कि वो जो इन्होंने बात की कि चाइना के हवाले से, वो जी मैंने भी बिल्कुल। उसका अभी तक मैंने सिर्फ एक पोस्ट देखी है, और मैंने आई अभी कैन तक सेंड उसको यू द वेरीफाई, एंटायर न्यूज़। नहीं आई नॉट, अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक उसको देखा प्रॉपर्ली, मैंने ब्रीफली देखा नहीं है और ना ही मैंने उसको वेरीफाई किया है। मैं एक दफा उसको वेरीफाई कर लूं, रेस्ट एश्योर्ड जी, कम से कम आई एम नॉट समवन जो चाइना को जो है वो सबसे बड़ा रुपया वाला हिसाब के तौर के ऊपर देखता हूँ। योगर्स के हवाले से भी, ईस्ट तुर्कस्तानी के हवाले से भी, सिंकियांग में हमले के हवाले से भी, कुछ भी ऐसा मामला होता है, मैं कम से कम जो है इस बारे में किसी भी लिहाज से आई डोंट टेक अ स्टेप बैक, एंड इफ आई वंस आई गेट दैट वेरीफाइड आई विल पुट देम टू टास्क के होते कौन है कि एक रिलीजियस प्लेस को जो है वो टॉयलेट में बदलने वाले, या मजहबी जगह किसी की भी हो, किसी की भी हो, चाहे वो मंदिर ही क्यों ना हो, आप उसको भी जो है ना उसकी डेसिक्रेशन कर सकते हैं, ना ही जो है उसकी किसी तरीके से इंसल्ट कर सकते हैं। यही वजह है कि जंग के हालात में भी जो है मस्जिदें, चर्च, मंदिर या हॉस्पिटल्स या फिर जो डेजिग्नेटेड ह्यूमैनिटेरियन रेवेन्यूज होते हैं, रेफ्यूजी जी कैंप्स होते हैं, उनको टारगेट नहीं किया जाता। और यही वजह है कि आज जी। इजराइल जब उनको टारगेट करता है तो हम उसके ऊपर भी आवाज उठाते हैं कि इजराइल इस वक्त जो कर रहा है वो सिवाय एक जेनोसाइड और वॉर क्राइम राइट। के अलावा कुछ नहीं है। ओके जी, नाज़िया आप कुछ कहना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद खत्म कर रहे हैं, हाँ, टाइम खत्म। जैसे भारत में रह करके हम लोगों को पता चल जाता है
कि पाकिस्तान में 21% माइनॉरिटी खत्म होकर के 1% पर आ गई है। भारत में रह करके हमें पता चल जाता है कि 150 साल की मंदिरों को तोड़ा जाता है। भारत में रह करके हमें पता चल जाता है कि पाकिस्तान में चर्च को लातों से और हथौड़ों से तोड़ा जाता है। भारत में रह करके हमें पता चल जाता है कि हिंदू बहु बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है निकाह मुत्ता के नाम पर। तो ऐसी बहुत सारी अश्लीलता है और आतंकवादी एक्टिविटीज है जो भारत में रह करके, और इवन पूरी दुनिया को भी पता है, इवन यूएन ने कितनी बार कह दिया कि पाकिस्तान को अपनी टेररिज्म एक्टिविटीज बंद करनी चाहिए। अब वो बिल्ली बन जाए इंसान कि हम दूध पियेंगे आंख बंद करके तो पूरी दुनिया हमको नहीं देखेगी, वो बेवकूफाना हरकत होती है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी, 7 महीने पहले आपके ही पाकिस्तान के एक बहुत हैंडसम मिनिस्टर हैं बिलावल, उन्होंने ये एडमिट किया था कि ही इज अनएबल टू गेट यूएन अटेंशन ऑन कश्मीर। ये उनका ही स्टेटमेंट है, ये खुद उन्होंने कहा था सामने में कैमरा के सामने कि भाई वो नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे, वो अपनी बातों को नहीं समझा पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज है वो गलत और जिहाद की दिशा पर ही जाकर के रुकती है। तो आप चाइना को नहीं समझ पा रहे हैं, चाइना की हरकतों को नहीं आपको पता है, पर आपके पाकिस्तान में अहमदिया और वहाबी और शियाओं की मस्जिदों में बम लगाकर तोड़ा जाता है। 12 वफात के दिन कई मस्जिदें और इमाम बाड़े तोड़े गए। आई हैव द क्लिपिंग, आई हैव दैट क्लिपिंग। तो आप अपने देश को बचा लो ना, अपने देश को बचा लो। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां के व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि आपके लिए इस्लाम बड़ा है या देश बड़ा है, तो व्यक्ति कहता है कि मेरे लिए इस्लाम बड़ा है। तो जब देश आपके लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं, इम्पोर्टेंट है ही नहीं, तो आप क्रिकेट के ग्राउंड पे क्या खेलोगे और आप पार्लियामेंट के अंदर क्या अवाम के लिए लड़ोगे? आपसे तो हो ही नहीं सकता है। आप 5 वक्त नमाज पढ़ो और स्पिरिचुअल बन करके आप यही जिहाद विहाद और 72 हुरों की बातें करते रहो। दैट्स इट। और वही हो रहा है। जी, जी, मेरे ख्याल आप शॉर्ट सा कमेंट और उसके बाद वाइंड अप है। But this is not fair कि आप उनको बोल करके खत्म करवा रहे हो, आप मुझे भी बोल करके खत्म करवा रहे हो। आप अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की तो आप उस पे कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। नो 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 नो, वो दो बिल्कुल पाकिस्तानी एक जगह बैठ गए, मैं भारत से हूँ। नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लास्ट रिव्यू मैंने मेरा ही ऐसा होगा। यकीन करें कि आप अगर इस टाइम को अगर जिसे कहते हैं ना, मैं स्टॉप वॉच तो नहीं, लेकिन मैं ये देख लास्ट रहा होता रिव्यू हूँ तो मेरा कि ही था ना, हमजा ने फखर कितने भाई। मिनट लगा लिए और और फिर फिर नाजिया आपने ने, कहा मैं कि इस चीज आपसे को मैं भी देख रहा छोटा सा होता। एक रिव्यू ले लेता हूँ। क्यों लेंगे? लास्ट रिव्यू तो मेरा ही था। नहीं लास्ट वो रिव्यू तो मेरा ही था। नहीं लास्ट अब टाइम भी क्योंकि स्टार्ट लास्ट आपसे टाइम लिया भी था, जो है ना स्टार्ट आपसे जी, हुआ था, उस असल हिसाब में से लास्ट लास्ट टाइम इनका बनता है। नहीं, असल में लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई थी और नाज़िया साहिबा ने जो है ना पहले ही कह दिया था कि ओ ये तो हो ही नहीं सकता, मेरी बात तो पूरी होगी ही नहीं क्योंकि 2 तो मुसलमान बैठे हैं, तो मुझे क्यों 2 मर्द बैठे हैं, तो मुझे क्यों नहीं, बोलने देंगे? मैं जेंडर तो ये इनइक्वालिटी देखिए कभी ऐसा नहीं करती हूँ। आई नहीं नेवर आपने सेड आपने दैट। कहा आप वो था वीडियो फिर से आपने जाकर कहा देखिए। 2 पाकिस्तानी बिल्कुल मैंने कहा था, मैंने 2 पाकिस्तानी कहा था, मैंने 2 मर्द तो मैं कहती ही चलो नहीं। खैर है, नो इशू। आई डोंट वांट टू ठीक है, जेंडर चलिए इनइक्वालिटी। अगर मेरी आपने नजर में आप औरत मर्द सब ठीक बराबर है, है। बहुत अच्छी नहीं बात बिल्कुल है जी। अगर क्लोजिंग आप देना चाहती हैं आप बिल्कुल दीजिए बिस्मिल्लाह। नहीं आपने कुछ रिस्पॉन्ड करना था वो कर दीजिएगा, उसके बाद तो कोई नहीं, उन्होंने अपनी देखिए पहली कुछ चीजें बड़ी क्लियर हैं जो कि हमारे ईमान का हिस्सा हैं और वो है कि मैं जैसे हूँ या हमारा मुल्क है वो एक अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम मुल्क है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हाउएवर इस्लाम पाकिस्तान में जो हरकत होती हैं वो जो भी जो हैं जिसको इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है वो बेसिकली इस्लाम की ना फॉलोइंग है ना टीचिंग है और ना ही जो है वो किसी भी लिहाज से कम से कम मैं उनको अपने मुल्क के साथ जब देखता हूँ तो सिर्फ अफसोस होता है क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का निज़ाम इस्लामी नहीं है। एक दफ़ा निज़ाम इस्लामी हो गया हमारा और मजहबी हो गया, वाकई हो गया जो कि असल रूह से होता है तो फिर ये मामले ख़त्म हो जाएँगे, ना मस्जिदें जलेंगी, ना इमाम बारगाहें जलेंगी, ना ही मंदिर जलेंगे, ना ही माइनॉरिटीज़ को किसी तरीके से इनसिक्योरिटी होगी एंड ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में ये वाक़यात होते हैं और मैं इसको डिनाई नहीं करता। लेकिन राइट। अगेन इसलिए ये बहुत गलत होगा कि मैं आप अगर मेरे यहाँ के मामले बताएँ, तो मैं पिन पॉइंट करके आपको गिनवाना शुरू कर दूँ। मसला ही तो तो यही फिर है। मैं रुकूंगी नहीं, आप फिर ये आप 2-4 घंटे का आप हो अपने जाएगा। मसले फिर मैं नहीं रुकूंगी नहीं, वही फिर ये 2-4 घंटे का सेशन मैं हो ये कह रहा जाएगा। हूँ कि And I असल जो don't have बेहतरीन हल much होना time. I have so many datas. नहीं, I आई always अंडरस्टैंड। work with the आई एम datas. सेइंग
I am saying that the biggest problem that Don't we try to both play your countries diabolic have. mind again and again. I am not I have playing data. anything. अरे मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि द प्रॉब्लम इज एक बेसिक कॉमन सेंस ये है कि पुट योर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट, ठीक है? अब वी डोंट पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, यू डोंट पुट योर हाउस इन ऑर्डर, एंड बिकॉज हम दोनों के अंदर इश्यूज हैं, तो हम अपने घर को छोड़ के ना, जैसे आप सही। हमें याद दिलाती हैं कि तुम्हारे यहाँ ये, तुम्हारे यहाँ वो, तुम्हारे यहाँ वो, तुम्हारे यहाँ वो, यहाँ से ऐसी बहुत सारी आवाजें आती हैं जो कहती हैं इंडिया में ये, इंडिया में ये, इंडिया में ये। प्रॉब्लम इज वी डोंट रियलाइज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, दैट इज पुटिंग फाइन। आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। एक दफा हम वो अगर उसके ऊपर थोड़ी अकल के अपने कैप्सूल खा लें दोनों, तो शायद जो है वो हम अपने मसलों को सीधा करके और फिर एक दूसरे की अच्छाइयों को हाईलाइट कर सकें। तो उससे पहले बिल्कुल तो यही सही। लग रहा है जैसे अभी हो रहा है, अभी आपके सामने ही है और वो नहीं उनके पास रिकॉर्ड भी है। नहीं, नहीं, बिल्कुल वो ख़ैर नेक्स्ट शो में अगर मतलब आपने कोई बात करनी है, लेकिन ये है कि टाइम हमारे पास क्योंकि ख़त्म है और बजाय इसके कि हम ये वाली बात ठीक है, रिलिजन सबका अपना है, कोई हिंदुइज़्म को फ़ॉलो करता है, कोई सिखिज़्म को फ़ॉलो करता है, कोई जीविज़्म को फ़ॉलो करता है, कोई मुस्लिम जो चीज़ें होती हैं उसको फ़ॉलो करता है। मेरे ख़्याल में अगर हम अपना-अपना काम करना शुरू कर दें, तो फिर शायद ये वाली बातें या ये वाले प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन मुसीबत ये है कि हम यहाँ पे ये वाली बात नाज़िया ने भी की कि हम 98% मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, 2% माइनॉरिटीज़ हैं। लेकिन हमज़ा क्योंकि कवर करते रहते हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ को बहुत करीब से, और मैं भी कभी-कभार मुझे भी मौका मिलता है, तो अफ़सोस ये होता है कि हम उस 2% से पता नहीं क्यों हमें खतरात मतलब फ़ील हो रहे होते हैं। और मैं ख़ैर हिंदुस्तान में 2% तो नहीं है मुस्लिम, एक 14-15% की बड़ी लार्ज पॉपुलेशन रहती है, और मैं उसको माइनॉरिटी भी नहीं कहता, 24-25 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर होता है। लेकिन ख़ैर एनीवे, हमें अपने-अपने घरों को, अगर वहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, तो वो बजाय इसके कि मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था कि जी ब्राह्मण को तो हम इस तरह साफ़ कर लेंगे, ये गलत है। मेरे ख़्याल में आप वहाँ रहते हैं, आप उस मुल्क का हिस्सा हैं, उस मुल्क के सिटिज़न हैं, उसको अच्छे तरीके से रखें, और मेरे ख़्याल में यहाँ वालों की भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मतलब इंक्लूडिंग मुस्लिम्स। मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम कुछ भी करते रहे और बाकी जो है उनसे हम कहें कि आप अच्छा-अच्छा करें और हम उनके मंदिर तोड़े और चर्चेज़ तोड़े, ये बिल्कुल भी नहीं, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट सबके लिए इम्पोर्टेंट है। नाज़िया, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप भी मतलब आउट ऑफ सिटी हैं, और हमज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो, एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच वंदे फॉर मातरम, वाचिंग भारत डिबेट। माता की जय। बहुत शुक्रिया, एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।